तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 10 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। बट मैं एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के ही कारण भाई हम लोगों की यूट्यूब फैमिली फाइनली 2K सब्सक्राइबर्स को अचीव कर चुकी है। वेल मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा एंड बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ और तो उसकी फैमिली भाई हेस्टिया ऑक्शन हाउस को विजिट करने आए होते हैं, क्योंकि आज इन लोगों के ऑक्शन हाउस में एक इवेंट हो रहा होता है। इन लोगों के ऑक्शन हाउस की 10वीं सालगिरह की वजह से हमें देखने को मिलता है भाई औरतों की मोम अपने सामने इतने बड़े ऑक्शन हाउस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। भाई टेबिता बोल रही होती है, वेल तुम इतने में ही हैरान हो गई, वेल अंदर चल के तो देखो, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वही लिलिया भी ऑर्थर से यही बोल रही होती है कि चलो हम लोगों को जल्दी अंदर चलना चाहिए, क्योंकि अंदर काफी सारे सरप्राइजेस हैं जो कि हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर आए हुए हैं। तभी अगले सीन में हमें ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ औरत हम लोगों को बता रहा होता है वेल यहाँ पर काफी सारे अमीर घराने के एंड नोबल्स लोग मौजूद हैं। वेल मौजूद हो भी क्यों ना, क्योंकि विंसेंट एंड उसके कलेक्टर्स ने काफी सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट जो कर रखा है एंड आज काफी अच्छा मौका है, क्योंकि ये लोग ऑक्शन का यूज करते हुए इन ट्रेजर्स को खरीद जो सकते हैं। वही हम औरतों के डैड को भी देखते हैं, वो भी अपनी सिक्योरिटी को काफी टाइट कर रहे होते हैं, जिससे कि भाई ऑक्शन हाउस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो सके। वही औरत एंड उसकी बहन वगैरह बोल रही होती है, सच में यार आज तो हमारे डैड को ज्यादा ही कूल लग रहे हैं। वही उसकी मॉम बोलती है वेल अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यही बात उनके सामने जाकर बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई ऑक्शन शुरू हो चुका होता है। विंसेंट बोल रहे होते हैं वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं किंग एंड उनकी फैमिली। जहां स्वागत कीजिए हमारे किंग ब्लैन ग्लैंडर एंड उनकी वाइफ प्रिशेला, उनके बेटे कर्टिस एंड उनकी बेटी कैथलियन का। हमें देखने को मिलता है अपने किंग के बारे में सुनकर भाई वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम खुश हो चुके होते हैं एंड अपने किंग की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वहीं और तो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये लोग अपने किंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। पर सच में इन सभी चीजों को देखकर तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। ऑफ कोर्स आए भी काय को ना, आखिर पिछली जिंदगी में ये भी तो एक किंग ही था ना। तभी अगले सीन में हमें ऑक्शन हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑर्थर के डैड के मुताबिक भाई सभी बंदे लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर तैनात होते हैं, एकदम अलर्ट होते हैं भाई हर सिचुएशन के लिए। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट कर हमें ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंसेंट एक स्वॉर्ड के बारे में बता रहा होता है। वेल इसे एक काफी मशहूर कारीगर ने बनाया एंड अगर हम लोग इसमें अपने एलिमेंट का यूज करते हुए फाइट करते हैं तो हम लोग अपने सामने वाले अपोनेंट को भाई सब करके काफी इजीली ठिकाने लगा सकते हैं। वेल इसकी स्टार्टिंग प्राइस भाई 50 गोल्ड कॉइन से होगी। हमें देखने को मिलता है भाई एक एक करके सभी बंदे लोग प्राइस को अप करने लगते हैं। भाई और तो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो कुछ हाई क्वालिटी इसके वेपन में अपना एलिमेंट भी डाला जा सकता है। वेल सच में ये तो काफी अच्छी बात पता चली है। मैनू लगता है मैं को भी इसको इन फ्यूचर ट्राई करना चाहिए। तभी ऑक्शन का अगला आइटम कुछ मार्क्स टाइप चीजें होती हैं, जिनके बारे में विंसेंट बता रहा होता है। हम देखने को मिलता है भाई और तभी इन चीजों को काफी ध्यान से देख एंड सुन रहा होता है। वहीं औरत की मॉम भी बोल रही होती है, वेल बेटे क्या तुम्हें इनमें से कुछ चीजें पसंद है, अगर चाहो तो तुम इन्हें ले सकते हो। वहीं औरत भी लाइक मॉम आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं काफी अच्छे से जानता हूँ अभी हम लोग इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं मॉम भी लाइक बेटे तुम तो सच में काफी समझदार हो, हाँ बेटे अभी हम लोग इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी औरत नोटिस करता है कि उसकी सिल्वी तो उसके पास है ही नहीं। वो अपनी मॉम से भी पूछता है, मॉम भी लाइक वेल कुछ समय पहले तो वो एल के ही पास थी, आई डोंट नो कि वो कहाँ चली गई। वहीं औरत भी खड़ा हो जाता है, वो बोलता है वेल अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है सिल्वी तो मस्त ऑक्शन हाउस में घूम रही होती है, मतलब बिना किसी टेंशन फिकर के एकदम भाई चिल होकर भाई इधर से उधर हो रही होती है। हमें देखने को मिलता है तभी अचानक से इसके सामने कोई पर्सन आ जाता है, जो कि सिल्वी को काफी घूर कर देख रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसके इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट कर हमें विंसेंट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऑक्शन में सेल करने के लिए एक माना बीच को लाया होता है, जिसके बारे में वो बता रहा होता है। वेल तो आपके सामने पेश है वर्ल्ड लाइन का बच्चा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े होकर काफी ताकतवर बीस्ट बनते हैं एंड ये आगे चलकर 1 क्लास तक काफी इजीली जा सकते हैं। तभी किंग का बेटा कर्टिस बोलता है, डैड मुझे ये माना बीस्ट काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्या आप मेरे लिए इसे परचेस कर सकते हैं। वहीं डैड भी लाइक बेटे तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स इसे परचेस कर सकता हूँ। हमें देखने को मिलता है इस बीस्ट की स्टार्टिंग प्राइस भाई 100 गोल्ड कॉइन से शुरू होती है, जहाँ भाई सभी बंदे लोग भाई 50-50 60-60 कर बोलियों को बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हम किंग को देखते हैं वो तो एक साथ ही भाई 1000 गोल्ड कॉइन की बोली कर देता है, जिसको
इसको सुनकर तो लिटरली वहां मौजूद सभी बंदे एकदम हिले जाते हैं कि भाई अब किंग बोल पड़े हैं तो भाई उनके सामने कौन बोल सकता है बे। हमें तभी सीन शिफ्ट होकर ऑर्थर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां उसको भी ये सभी आवाजें आ रही होती है, लेकिन वो इन चीजों को इग्नोर कर रहा होता है। सिल्विया को ढूंढने पर फुल कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, लेकिन तभी चलते चलते उसे सिल्विया की हल्की सी चिल्लाने की आवाज भी आती है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर भी उसी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में विंसेंट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि सभी से बोल रहा होता है वेल अब जब हमारे किंग ही बोल पड़े हैं तो उनके सामने कोई बोल सकता है कि वैसे किंग आखिर आप इस बीस्ट का करने क्या वाले हैं। वहीं किंग भी लाइक वेल काफी नॉर्मल सवाल है तुम्हारा, वैसे देखा जाए तो बीस्ट को तो मैं भी पालना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बीस्ट को अपने बेटे को देना चाहूंगा। एंड ऑफ कोर्स भाई ये उसकी एबिलिटीज के ऊपर है कि वो इस बीस्ट को कितना ताकतवर बना सकता है। भाई बेटा भी लाइक अरे डैडी आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सिल्वी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई जोला छाप बंदा भाई सिल्वी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिल्वी तो उस बंदे से काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन उतने में ही देखने को मिलता है वहाँ ऑर्थर भी आ चुका होता है जो कि आते साथ ही भाई सिल्वी का नाम पुकारता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर भाई इस रोब वाले बंदे पर पड़ती है भाई वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। वहीं रोब वाला भी बंदा जैसे ही ऑर्थर को देखता है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है, एंड अलर्ट से ज्यादा वो काफी गुस्सा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वो सिल्वी को अपना बनाना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्थर ने आके इसके सारे प्लान को बर्बाद कर दिया होता है। वहीं ऑर्थर भी इस बंदे को अपने मन में देखकर सोच रहा होता है वेल ना जाने का ये मेरे को थोड़ा दिखा दिखा लग रहा है। वहीं उसे याद आता है कि अच्छा ये तो यार किंग के साथ आया, वेल मैं इसके साथ कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द सिल्वी को यहाँ से लेकर यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो इस रोप वाले बंदे से बोलता है वेल मिस्टर क्या आप मेरी दोस्त को मुझे लौटा सकते हैं, ये मेरी पार्टनर एंड मैं ऐसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। वही वो रोप वाला बंदा भी लाइक अच्छा तो इसका मतलब ये ऑक्शन का हिस्सा नहीं है, वेल ये काफी कमाल का बीस्ट है एंड सच में तुम काफी लकी बंदे हो कि ये बीस्ट भी तुम्हारी सब बात मानता है। हमें देखने को मिलता है भाई सिल्विया तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है एंड वो ऑर्थर के पास भाग जाती है, जिससे कि भाई ये रोप वाला बंदा तो और भी ज्यादा चिढ़ चुका होता है। वहीं ऑर्थर भी सिल्विया को समझा रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि अकेले इधर उधर मत भागा करो, लेकिन तुम यार मेरी बात ही नहीं सुनती, चलो अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं सिल्विया भी अपनी मुंडी हिलाकर हाँ बोल देती है। हम इसी रोप वाले बंदे को देखते हैं वो तो काफी ज्यादा चिड़ा हुआ होता है एंड ऑर्थर से बोलता है बच्चे मैं चाहता हूँ तुम इस माना बीस्ट को मुझे दे दो, क्योंकि मैं काफी समय से अपने लिए एक सुटेबल माना बीस्ट को ढूंढ रहा था एंड देखा जाए तो मैं इस माना बीस्ट को अपना बनाना चाहता हूँ, तो बच्चे जल्द से जल्द ये माना बीस्ट मुझे दे दे। ये बोलते वो ऑर्थर को डराने के लिए उसके पास से एक अटैक कर देता है, लेकिन हम ऑर्थर को देखते हैं वो तो टस से मस नहीं होता। वहीं ये रोप वाला बंदा इस अटैक को करने के बाद बोल रहा होता है वेल बच्चे मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ इस माना बीस्ट को मुझे दे दे। वहीं ऑर्थर भी लाइक काय को, वहीं ये रोप वाला बंदा भी लाइक क्योंकि ऑफ कोर्स मैं रॉयल फैमिली में काम करने वाला बंदा हूँ एंड तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। ये बोलते वो ऑर्थर की बगल से एक और अटैक निकाल देता है एंड बोल रहा होता है वेल तेरे से बेटर मैं इस बीस्ट का यूज कर सकता हूँ एंड देखा जाए तो तेरे पास ये बीस्ट एकदम बेकार है एंड अगर मैं इसे अपने साथ रखता हूँ तो मैं इसके फुल पोटेंशियल को भी बाहर निकाल सकता हूँ। वहीं ऑर्थर भी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है ये बंदा एकदम सटिया चुका है, वेल मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कोई बात वगैरह हो सकती है। ये सोचते हुए वहां से जाने लगता है। हमें देखने को मिलता है अब तो ये रोप वाला पर्सन ऑर्थर को धमकाने लगता है कि तुझे पता भी है कि अगर तू किसको पीठ दिखाकर जा रहा है, मैं रॉयल फैमिली में काम करने वाला बंदा हूँ एंड मेरी बात को ना मानना यानी कि रॉयल फैमिली को ऑफेंड करने के बराबर है, इससे तेरी पूरी फैमिली भी खतरे में आ सकती है। हमें देखने को मिलता है भाई बस इस बंदे का ऐसा बोलना ही होता है कि ऑर्थर की आत्माजी खिसक लेती है कि क्या बोला बे तू, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर की बॉडी से काफी ज्यादा डैडली किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है, जिसको कि भाई लिटरली किंग भी महसूस कर लेते हैं कि यार इतना खतरनाक किसका किलिंग इंटेंट है बे। हमें देखने को मिलता है किंग के सिवाय वहां मौजूद सभी नॉर्मल पर्सन भाई अपने घुटनों पर आ चुके होते हैं, उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है कि आखिर ये चल क्या रहा है बे। हमें देखने को मिलता है ऑक्शन हाउस के सभी खिड़की दरवाजे एकदम टूट चुके होते हैं सिर्फ प्रेशर के ही कारण। हम देखते हैं सिर्फ किंग एंड उसके कुछ सिपाही वगैरह ही होते हैं जो कि सही सलामत खड़े होते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही होती है। वहीं हम ऑर्थर की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ उसको भी पता चल चुका होता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया बे। तभी वो खुद को शांत कर लेता है, लेकिन हम उस रोप वाले बंदे को देखते हैं उसकी तो फट के 64 हो चुके होते हैं कि यार ये मैंने किस मॉन्स्टर को देख लिया बे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं सिचुएशन अब शांत हो चुकी होती है एंड ऑर्थर के डैड ने वही एग्जिट के सभी गेट्स पर अपने बंदे तैनात कर दिए गए होते हैं एंड सभी बंदों की चेकिंग वगैरह चल रही होती है कि आखिर इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ था। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद भी ऑर्थर के डैड को कुछ भी पता नहीं चला होता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब चीजें तो भाई ऑर्थर ने की थी। हमें देखने को मिलता है किंग भी ऑर्थर के डैड को अपने पास बुला लेते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम ही थे ना, फिर भी तुम उस बंदे को नहीं पकड़ पाए। तभी बीच में वही रोप वाला बंदा बोल पड़ता है कि महाराज
देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी बंदे की जान नहीं गई है, तो अगर आप चाहो तो इस पर रैम दिखा सकते हो, इसकी जान मत लीजिए। वेल अगर आप चाहो तो इसके कंपनसेशन में इसके बेटे के पास जो माना बीस्ट है, आप उसे मुझे क्यों नहीं दिलवा देते। वैसे भी मुझे काफी समय से एक माना बीस्ट की जरूरत भी है। वहीं किंग भी लाइक देखा जाए तो सेबस मेरी फैमिली में काफी समय से बॉडीगार्ड का काम कर रहा है एंड इसने तो कई बार मेरी फैमिली की जान भी बचाई है। एंड मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि आखिर इसको कौन सा गिफ्ट दिया जाए। वेल जब इसे तुम्हारे बेटे का माना बीस्ट पसंद आ ही गया है तो क्या कहते हो, क्या तुम इसे अपने बेटे का माना बीस्ट देना पसंद करोगे। हम देखते हैं उसके डैड कुछ बोल पाते उससे पहले ही ऑर्थर बोल पड़ता है। वेल माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन वो कुछ आगे बोल पाता उससे पहले उसकी मॉम ऑर्थर को शांत करा देती है। लेकिन हम ऑर्थर के डैड को देखते हैं, वो ऑर्थर को ही सपोर्ट करते हैं एंड बोलते हैं वेल मुझे माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैंने अपने बच्चे के पार्टनर को चुनने या फिर उसे दिलवाने में कोई भी हेल्प नहीं की है। उसने अपने दम पर उस माना बीस्ट को अपना पार्टनर बनाया। वेल मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, माना बीस्ट को देना ना देना वो मेरे बेटे के ऊपर है। वहीं किंग भी लाइक ऑर्थर से पूछते हैं वेल लड़के तो आखिर इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके सिपाही वगैरह ऑर्थर को धमकाने लगते हैं कि बच्चे अपनी जबान संभाल कर बात करना, क्योंकि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को अपनी जबान एंड नजरों को झुका कर ही रखना चाहिए। हम औरतों को देखते हैं, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम लोगों की तो अंटी बंटी शंटी, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करते हुए बोलता है वेल महाराज आपका ऑफर तो काफी अच्छा है कि आप मेरे माना बीस्ट के बदले मेरे डैड को छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आपका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मैं आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। हम किंग को देखते हैं, वो फिर से औरतों को ऑफर देने की कोशिश करते हैं कि वेल तुम्हारा माना बीस्ट भले ही रह रहा है, लेकिन क्या कहते हो, क्या मेरे संग एक्सचेंज ऑफर करना चाहोगे। मैंने अभी अभी एक वर्ल्ड लाइन को खरीदा है जो कि इन फ्यूचर काफी ज्यादा ताकतवर होने वाला है, क्या कहते हो एक्सचेंज करना पसंद करोगे। वहीं औरतें भी लाइक लगता है मैंने आपको अपनी बात सही से नहीं समझाई। वेल नहीं तो मैं अपने बीस्ट को आपको देना चाहता हूँ, ना ही इसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कोई डील नहीं करना चाहता, आपको समझ में आ रहा है। वहीं किंग भी लाइक बच्चे तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट हो। वेल मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ क्या तुम इस माना बीस्ट को मुझे दोगे या नहीं। हम औरतों को देखते हैं, वो भी काफी गुस्से में खड़ा हो चुका होता है एंड बोलता है वेल तुम मुझसे 3 बार बोल चुके हो एंड मैं तुम्हें तीनों बार मना कर चुका हूँ, क्या तू अपने कानों में लेकर बैठा है जिससे कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तेरा ईगो बीच में आ रहा है। वेल मैं तुझसे बोलूं कि अगर मुझे तेरे बेटे को खरीदना है क्या तू अपने बेटे को बेचेगा। हमें देखने को मिलता है औरतों की इन लॉजिकल बातों को सुनने के बाद भी भाई किंग कुछ नहीं बोलता, हालांकि वो भी थोड़ा हैरान हो चुका होता है कि आखिर ये बच्चा क्या बोल रहा है। लेकिन हम सेबस को देखते हैं, वो तो काफी गुस्सा हो चुका होता है कि इस लड़के की इतनी मजाल कि हमारे किंग से इस तरीके से बात करे। वो अपने 2 सोल्जर्स को भाई औरतों पे अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन औरतों भी लाइक आ जाओ सालों, ये बोलते वो एक एक करके दोनों को ही धो देता है। हमें देखने को मिलता है सेबस का तो मुंह वास्तव में देखने लायक होता है, लेकिन भाई उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी होती है, इसी वजह से वो औरतों पे खुद ही अटैक कर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो अटैक औरतों तक पहुंच पाता उससे पहले ही हमें देखने को मिलता है भाई पूरा का पूरा एकदम टाइम सा ऐसा लग रहा होता है जैसे रुक से चुका हो। हमें देखने को मिलता है वहां मौजूद कोई भी बंदा भाई कोई भी मूव नहीं कर रहा होता सिवाय सेबस के। वो भी सभी चीजों को देखकर एकदम हिला हुआ होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है बे भाई, अचानक से ये सभी शांत कैसे हो गए भाई, आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी देखने को मिलता है एंट्री होती है हमारे ऑर्थर की, जो कि लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में होता है और काफी ज्यादा बैडस भी लग रहा होता है। हमें देखने को मिलता है उसके गालों पर वही सिंबल भी बन चुके होते हैं जिनको कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो काफी गुस्से में बोल रहा होता है वेल मैंने तुझसे पहले भी मना किया था कि मेरे लफड़े में मत पड़, लेकिन लगता है तुझे मेरा पिछला लेसन समझ में नहीं आया। हम सेबस को देखते हैं, उसके भी फट के 64 हो चुकी होता है कि मैंने माफ कर दे यार, माफ कर दे यार, अगली बार ऐसा नहीं होगा यार मुझसे दूर रहा, मुझसे दूर रहा। हम औरतों को देखते हैं, वो अपनी बॉडी से काफी तेज प्रेशर रिलीज करता है जिससे कि भाई लिटरली सेबस के पैर तक टूट चुके होते हैं। हम औरतों को देखते हैं, वो एक बार फिर पूछता है तो मिस्टर क्या तुम इन फ्यूचर मेरे लिए फिर से ट्रबल क्रिएट करोगे। हम सेबस को देखते हैं, भाई कहा नहीं जाता भाई फटे तो फटे नवाबी ना घटे। भाई सेबस तो अभी भी काफी ज्यादा चौड़ में बोलता है वेल तुझे क्या लगता है तू मेरे जैसे किसी रॉयल बंदे से पंगा लेकर बच जाएगा। बस इतना ही कहना होता है। हमारे औरत की तो आत्मा जी सटक जाती है, ऐसा क्या बेटा जी, तो फिर लगता है तुम्हारे जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है। हमें देखने को मिलता है उसके पीछे हम लोग सिल्विया की झलक साफ साफ देख सकते हैं कि उसका गुस्सा किस लेवल पर होता है। हमें देखने को मिलता है भाई सेबस की भी फट चुकी होती है, लेकिन भाई हमारे औरत अपनी लिमिट पर आ चुका होता है, जो कि अपनी इस पावर को ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाता एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली औरत को होश आ चुका होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है यार लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही
ही कर दिया। वेल मैं कुछ टाइम के लिए समय को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी नहीं है, मुझे और भी ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि अदर देश के लोग भी मेरे दुश्मन बन जाएं। वेल सर्वाइवल के लिए मुझे ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है इतने में ही उसकी मॉम भी वहां आ जाती है, जो कि औरत को उठा हुआ देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही औरत पूछ रहा होता है, वेल मॉम मेरे बेहोश होने के बाद आखिर क्या हुआ था? वही मॉम भी लाइक, वेल तुम्हारी बेहोश होने के बाद सभी लोग काफी घबरा गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम जल्दी ही उठ जाओगे, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। एंड ये वो काफी इमोशनल होती हुई बोल रही होती है। वही औरत अपने मन में सोच रहा होता है, सच में यार मैं कैसा बेटा हूँ, हर बार अपने मॉम डैड को काफी ज्यादा परेशानी में डाल देता हूँ। तभी अगले सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ औरत अपनी मॉम के साथ अपने माइंड को शांत करने के लिए आया होता है। वही औरत अपनी बहन के लिए एक क्लिप को ले लेता है। वही औरत की मॉम बोल रही होती है, वेल बेटे अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए कुछ ले सकते हो। वही औरत बोलता है, वर पैसों का क्या? वही वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मुझे लगता है उस हादसे के बाद मेरे डैड को काम से निकाल दिया गया होगा। वहीं उसकी मॉम बोलती है, वेल बच्चे तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे डैडी कमाते हैं? यार तुम्हारी मॉम भी कमाती हैं। वहीं औरत बता रहा होता है, वेल मेरी मॉम के प्रोडक्ट्स नोवेल्स के बीच कुछ ज्यादा ही फेमस है, एंड वो यहाँ की हर शॉप पर मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स भाई इस सब के पीछे एस्टिया फैमिली का ही हाथ है, एंड उन्होंने ही मेरी मॉम का काफी सपोर्ट किया है। वेल गाइस बता दूं, यहाँ पर आई थिंक डाइनिंग सेट की बात चल रही है, जो कि एलिस के ही प्रोडक्ट्स है। हमें देखने को मिलता है बहुत है, एंड एलिस घर जाने लगे होते हैं। वही रास्ते में एलिस बोल रही होती है, वेल मैं तुम्हारे डैड से हर बार बोलती हूँ कि मेरे संग शॉपिंग करने आया करें, लेकिन वो मेरे साथ आता ही नहीं। और तो बोल रहा होता है, क्योंकि आप इतनी शॉपिंग जो करती हो उन्हें ले जाने में काफी तकलीफ होती होगी। तभी अगले सीन में हमें औरत के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कमरे के अंदर से औरत के डैड की आवाज आ रही होती है, वेल तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे की जान जाते जाते बची है, एंड तुम्हें लगता है ये काफी है? हमें देखने को मिलता है एडम एंड डार्दन भी इन सभी चीजों को गेट पर कान लगाकर सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर औरत एंड उसकी मॉम की भी एंट्री हो जाती है। वहीं औरत आते साथ ही पूछता है, वेल क्या चल रहा है? लेकिन हम देखते हैं वही दोनों ही लोग औरत को शांत रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है औरत शांत रहने वालों में से थोड़ी ना है, वो उसी कमरे के अंदर आ चुका होता है, जिसे देखकर औरत की डैड बोल रहे होते हैं, वेल बेटे तुम्हें आराम करना चाहिए था। वहीं औरत भी लाइक, वेल डैड आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका हूँ। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर भाई किंग की तरफ से एक बंदा आया होता है, जो कि औरत को देखकर बोल रहा होता है, वेल मुझे महाराज की तरफ से भेजा गया, एंड जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए महाराज को काफी दुख है, एंड उन्होंने इसके लिए कंपनसेशन भी भेजा है। ये बोलते वो कुछ गोल्ड कॉइन से भरी हुई पोटली को टेबल पर रख देता है। हम औरतों को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल देखो तो ये लोग कितना मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करते हुए बोलता है, वेल आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वही ये बंदा भी बोल रहा होता है, वेल देखो तो कितना तमीजदार बच्चा है। बाल बच्चे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जिन दो बंदों ने तुम पर अटैक किया था उन बंदों को काम से निकाल दिया गया है। वही औरतों के डैड भी लाइक, क्या बस इतनी सी सजा? उन बंदों ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, बस इतने में ही खत्म हो गया? वही वो बंदा भी लाइक, देखो सबसे पहली शुरुआत तुम्हारे बच्चे ने ही की थी। वहीं औरत के डैड भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वो बंदा बोलता है, देखो किंग दिल के काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है, इसी वजह से तुम अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी में नाकामयाब होने के बावजूद भी अब तक जिंदा हो। तुम्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि किंग तुम पर कितनी दया दिखा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ये बंदा औरत एंड उसकी फैमिली को किंग के एहसान तले दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं औरत बोल रहा होता है, वेल डैड आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे कोई भी ज्यादा चोट नहीं आई थी। वहीं औरत के डैड भी लाइक, बेटे तुम बोलते हो तो ठीक है। हमें देखने को मिलता है तभी औरत इस बंदे से पूछता है, वेल आखिर उस बंदे का क्या हुआ? इस बंदे ने मेरे पे मैजिक से अटैक किया था। यहाँ वो सेबस की बात कर रहा होता है, तब ये बंदा बताता है, वेल सेबस के ना जाने कैसे अचानक से दोनों पैर टूट गए, एंड उसका कहना है कि ये सब तुमने किया है, लेकिन आखिर तुम जैसा बच्चा आखिर ये कैसे कर सकता है? औरतों के डैड भी बोल पड़ते हैं, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाना चाहते हो? वही वो बंदा भी लाइक, यार मेरी पूरी बात तो सुन लो। वेल हम तुम्हारे बच्चे पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हमें भी यही लगता है कि जिन दो बंदों ने औरतों पर अटैक करने की कोशिश की थी, उन्हीं दो बंदों में से किसी का अटैक उस बंदे के पैर में लग गया होगा। वेल कुछ भी वो महाराज इस मामले से काफी ज्यादा दुखी हैं, इसी वजह से उन्होंने सुलह के लिए मुझे यहाँ भेजा है, एंड तुम्हारे लिए ये कंपनसेशन के तौर पर कुछ गोल्ड कॉइन भेजे हैं। वेल वो तुम्हारे साथ सुलह करना चाहते हैं, एंड बात की जाए तुम्हारे बच्चे की तो सच में ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बट तुम्हें इसे थोड़ी तमीज सिखानी चाहिए। हमें देखने को मिलता है भाई अब औरत एंड उसके डैड भी इस कंपनसेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है वो बंदा वहां से जा चुका होता है, एंड औरत के डैड भी उस सारे ही अमाउंट को औरत को दे चुके होते हैं, एंड बोलते हैं, वेल बच्चे इस पर तुम्हारा अधिकार है, एंड इसे तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। वैसे बात की जाए तो उस तुम्हारे लास्ट अटैक की तो सच में यार तुमने तो उन दोनों ही बंदों को एकदम धूल चटाकर ही रख दी थी। हमें देखने को मिलता है उसका ऐसा बोल नहीं होता है, तभी पीछे से एडम एंड डार्दन आ जाते हैं, जिनको की इन दोनों की काफी चिंता हो रही होती है, एंड ये लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए हल्के फुल्के रो से रहे होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ औरत अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा होता है, वेल इस हादसे से मुझे इतना तो पता चल गया कि इस दुनिया में मैं अभी एक बच्चा ही हूँ, एंड क्या हो अगर सभी देश मेरे खिलाफ हो जाए? वेल अभी मुझे इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मुझे इतना तो ताकतवर बनना पड़ेगा कि मैं अपने रास्ते में आने वाले सभी अपोनेंट्स को ठिकाने लगा सकूं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो तो सीरियस एकेडमी के बाहर आया होता है, लेकिन तभी उसे देखने को मिलता है उसके सामने एक उल्लू टाइप बीस्ट आ जाता है,
जो कि उड़ते हुए ऑर्था को एक दिशा की तरफ ले जाने लगता है। हमें देखने को मिलता है ऑर्था भी उसका पीछा करने लगता है एंड थोड़ी ही दूर पीछा करते करते भाई अचानक से ये रुक जाता है, क्योंकि इसे देखने को मिलता है यहाँ पर तो एक ओल्ड लेडी पहले से ही इसका इंतजार कर रही होती है एंड जैसे ही ये लेडी ऑर्था को दिखती है ये बोलती है वेल मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी ऑर्था। वेल क्या लगता है आप लोगों को ये काय को ऑर्था का इंतजार कर रही है? वेल कुछ भी हो, इन सभी सवालों के जवाब तो हम लोगों को आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलने वाले हैं। वेल इसी के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर रहे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।